हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गुप्त काल का टेस्ट 2 करेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट 1 ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप जाकर चैनल पर ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा का निर्माण शुरू किसने करवाया था? नालंदा महाविहार का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? धर्मपाल, अशोक, कुमारगुप्त या हरिहर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा का निर्माण यानी महाविहार का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का जो सिक्का है उसको जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी रामगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रामगुप्त। तो तांबे का सिक्का जो है वो रामगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का चलन शुरू किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो रजत यानी चांदी के सिक्के जो है चलाना स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो इसका आंसर है रामगुप्त। थर्ड क्वेश्चन है कि हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था वह किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन जो कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक भी है और वह गुप्त शासक का दरबारी कवि था। तो किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था ये बताना है। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त या डी कुमारगुप्त? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त को जो है वो कविराज कहा गया। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? गुप्त काल में किस भूमि को अपृहत कहा जाता था? ए सिंचित भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सी घने जंगल वाली भूमि, डी जोती हुई भूमि या ई इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि जो होती है उसको अपृहत कहा जाता है गुप्त काल में। 7 क्वेश्चन है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? औदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, बंगाल, गुजरात या तमिलनाडु? तो किस राज्य में स्थित था? बिहार में। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख है जो आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? ए चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, बी दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जैन प्रतिमा अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख या डी चंद्र महरौली का स्तंभ अभिलेख? उसका राइट आंसर है ए चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। आप अपने क्वेश्चंस स्वयं कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइए टोटल आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं इन प्रश्नों में से। 9 क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वो दरबार में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, उनमें से ये 2 हैं। ठीक है। धन्वंतरी जो कि चिकित्सा से संबंधित थे वो भी थे इनके दरबार में। ठीक है। 10 क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। 11 क्वेश्चन है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य, मुगल, गुप्त या चौल?
तो इसका राइट आंसर है सी गुप्त। गुप्त काल को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो ये था गुप्त साम्राज्य का राजा घटोत्कच। 13 क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासन काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन अभी पूछा था, तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम युग कहा जाता है। 13 का सी था। अब 14 है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ह्वेनसांग, फायान, आईचिंग या ली क्यूशू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायान। तो इसका बी राइट आंसर है। तो ये किसके काल में आया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? ए राजेंद्र प्रथम की, बी समुद्रगुप्त, सी अमोघवर्ष या डी गौतमीपुत्र सातकर्णी? तो पृथिव्या प्रथम वीर की जो उपाधि है वो थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जहांगीर का। 17 क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। ये वही क्वेश्चन है, बस इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, फायान, युआन च्वांग, सुंग युंग या आई जिंग? तो इसका राइट आंसर है सी सुंग युंग। तो चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वो सुंग युंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ए प्रत्याहार, अनुस्मृति, ध्यान, धारणा या इनमें से कोई नहीं? तो अष्टांग योग का अंश इनमें से नहीं है अनुस्मृति। बाकी सभी ये प्रत्याहार, ध्यान और धारणा अष्टांग योग के अंश हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका अभी हमने बताया था कुमारगुप्त। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक थे कुमारगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए पुष्यमित्र, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क या डी समुद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो अभी हमने जस्ट बताया परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी रामगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है 22, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्कंदगुप्त। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि हूणों का आक्रमण गुप्त काल में किस शासक के समय हुआ, तो स्कंदगुप्त ही थे वो। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख जो गुप्त शासक है कौन है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त प्रथम? अभी हमने जस्ट बताया है इसको। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और सोने के सिक्कों का जो चलन शुरू किया था वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और तांबे के सिक्के रामगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्न में से किनके सिक्के हैं जो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं और सिक्कों में उनका वर्णन किया गया है? तो ए मौर्यों, नंदों, गुप्तों या चोलों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गुप्तों। जो समुद्रगुप्त का समय का जो सिक्का उसमें वीणा का चित्रण है, तो उससे साबित होता है कि संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वो थे स्कंदगुप्त। 26 है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। जस्ट क्वेश्चन अभी हमने ये बताया आपको। तो
पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और यहाँ पे ये श्रीगुप्त हैं जिन्होंने इसकी संस्थापक है जो कि गुप्त के, तो वो थे जो गुप्त शासन के शासक, जो गुप्त काल के जो शासक थे जिन्होंने स्थापना की थी गुप्त काल की, तो वो श्रीगुप्त थे। ठीक है, और जो चांदी के सिक्के हैं वो उन्होंने जारी किए थे। 27 है, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में कौन जानकारी देता है? ए फायन, बी हुनसांग, सी इत्सिंग या डी वांग हारून से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इत्सिंग। तो प्रथम गुप्त शासक के बारे में जो निम्न में से कौन जानकारी देता है वो है इत्सिंग। यहाँ पर प्रथम गुप्त शासक की बात हो रही है तो इत्सिंग होगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? ये जस्ट बस वही क्वेश्चन है, इसको घुमा के पूछा गया है। निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। 29 क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? अभी पूछा जा रहा था कि कौन है जिसने हूणों को पराजित किया, अब पूछा गया है कि किस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों का पराजित किया था। तो इलाहाबाद स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, मंदसौर स्तंभलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भीतरी स्तंभलेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो कौन सा है? भीतरी अभिलेख। गुप्तकालीन भारत में मेहतर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो जो गुप्तकाल का प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उनमें जो मेहतर और पट्टकिल पदनाम है वो किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ए ग्राम मुखिया, बी सैन्य अधिकारी, सी वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ या डी शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ग्राम मुखिया। तो मेहतर और पट्टकिल पदनाम जो है वो ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होता था। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ए न्याय और वैशेषिक, बी मीमांसा और वेदांत, सी लोकायत या कापालिक और डी सांख्य या योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोकायत और कापालिक। वैसे टोटल हमारे 6 दर्शन है जिसमें न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य और योग, ये सभी 6 दिए हुए हैं यहाँ पर। तो 32 है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ए दंतकारों, रेशम बुनकरों, मालाकारों या तैलियों का। तो तेली होता है ना, उनको तेलियों का बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, रेशम बुनकरों का कुमारगुप्त प्रथम की जो मंदसौर अभिलेख है उसमें उल्लेख किया जाता है रेशम बुनकरों का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है। 34 क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय जो संदर्भ है वो प्राप्त हुआ है। तो ए जूनागढ़, बी मंदसौर अभिलेख या एरण अभिलेख या डी सांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एरण अभिलेख है जिससे सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। 35 क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाना है। आपको क्रम में लगाना है, पहले कौन था आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरीके से लगाना है। तो अब यहाँ पे दिया चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो ये ऑलरेडी सीरीज वाइज में दिया गया है ऐसे। तो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद समुद्रगुप्त। अगर वैसे बात किया तो सबसे पहले थे श्रीगुप्त, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और 5 है स्कंदगुप्त। तो इसका ई राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका ई राइट आंसर है। 36 है, गुप्तकाल में बारहमेहर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? तो बारहमेहर की पहले तो ये पता रखना है आपको कि बारहमेहर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है बृहत संहिता। तो पूछ लेंगे कभी एग्जाम में, तो बृहत संहिता किसकी पुस्तक है? तो बारहमेहर की। अब पूछा है ये किस पर आधारित है? तो शासन का कला, खगोल विज्ञान, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति या डी अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। तो ये खगोल विज्ञान पर आधारित है बृहत संहिता पुस्तक। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित जो लौह स्तंभ है वो किसने स्थापित किया? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय।
अगला क्वेश्चन है 38। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए अशोक, राजा चंद्र, हर्ष या अनंगपाल। तो इसका राइट आंसर है बी, राजा चंद्र। 39 एंड लास्ट क्वेश्चन है महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में। महरौली में जो स्थित, महरौली कहाँ पर, दिल्ली में जो स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है, तो अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि अब होगा हर्षवर्धन काल और राजपूत काल के जो प्रश्न होंगे वो उन्हें करवाएंगे हम। तो बने रहें वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।